जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास के भाग 3 यानी कि क्लास 3 के बारे में। लास्ट 2 क्लास में हमने भारत के संवैधानिक विकास के एक इतिहास को समझा, एक बैकग्राउंड को समझा कि ऐसी क्या परिस्थितियां थीं जिसके चलते भारत में जो कंपनी थी उसकी सत्ता को नियंत्रित करने के लिए भारत में अधिनियम लाना प्रारंभ हुए। साथ में हमने देखा कि 1773 का अधिनियम, 1784 का अधिनियम, कि ये अधिनियम क्यों आए, इस वक्त भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, साथ में इसमें क्या विशेषताएं थीं जो कि हमने पढ़ी। ठीक है, आज हम 1793 अधिनियम यानी कि कंपनी द्वारा लाए गए अधिनियमों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि 1773 के अधिनियम में और 1784 के अधिनियम में हमने क्या क्या प्रमुख प्रावधानों को देखा। 1773 के अधिनियम में हमने देखा कि भारत में जो उस वक्त बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग यानी कि बंगाल के अंतर्गत मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को भी शामिल कर लिया गया था। साथ में हमने देखा कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था जिसमें 24 सदस्य थे। साथ में हमने देखा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है सन 1774 में। गवर्नर जनरल की एक परिषद होती है जिसमें 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, बोरवेल, मानवेल, क्लेवरिंग और फ्रांसिस। तो ये हमने 1773 के अधिनियम में मोटी मोटी जो प्रमुख चीज़ें थी वो हमने देखी थी। सन 1784 के अधिनियम यानी कि 84 के अधिनियम में हमने देखा था कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था जो कि क्राउन के अधीन डायरेक्टली थी, जिसमें 6 सदस्य थे। साथ में हमने देखा कि यहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार कंपनी को, साथ में जो राजनीतिक एकाधिकार थे वो यहाँ पे क्राउन ने अपने पास रखे थे, यानी कि द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। इस प्रकार हमने यहाँ पे सन 1773 के अधिनियम और 1784 के अधिनियमों को देखा था। आज हम बात करेंगे 1793 के अधिनियम की। 1793 के अधिनियम को देखें उसके पहले हम देखते हैं कि 1786 के समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वो परिवर्तित होते हैं, वो चेंज होते हैं और वो आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी जो नीतियाँ थीं वो वॉरेन हेस्टिंग से काफ़ी अलग थीं, क्योंकि वो जब भारत में आया था उस दौरान भारत में जो आर्थिक नीतियाँ थी, आर्थिक अस्थिरता देखी जा रही थी, जिसके लिए उसका उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य था वो भारत में जो आर्थिक अस्थिरता थी उसको दूर करना था। साथ में जो भारत में मैसूर की एक चुनौती उत्पन्न हो रही थी, टीपू सुल्तान, साथ में हैदर अली, इनकी चुनौतियों को भी समाप्त करना था। तो इस चीज़ के लिए एक भारत में जो क्राउन था या फिर कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जो नींव थी उसको मजबूत करने के लिए भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की सबसे प्रमुख चीज़ को देखें तो यहाँ पे उसका उद्देश्य, मेन जो फोकस था वो भारत में आर्थिक स्थिरता लाना था। इसके लिए भारत में उसने सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त का एक प्रावधान लाता है। अब ये स्थायी बंदोबस्त क्या है? अगर हम इस स्थायी बंदोबस्त के एक मोटी मोटी एक बैकग्राउंड को समझें तो एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने भारत में 20 वर्ष के लिए ज़मींदारों को ज़मीन दे दी, यानी कि किसी भी ज़मीन को, अलग अलग जो ज़मीनें थीं उनको ज़मींदारों को 20-20 वर्ष के लिए दे दी गई। साथ में जो भी लगान वसूल किया जाता था वो ज़मींदारों के माध्यम से किया जाता था। अब इसमें से जो 89% था यानी कि 89% जो हिस्सा था उस लगान का वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार देता था। साथ में जो 11% हिस्सा था वो जमींदार अपने पास स्वयं रखता था। इस प्रकार ये जो व्यवस्था थी ये स्थायी बंदोबस्त कहलाई। यहाँ पे अंग्रेजों ने बहुत ही चालाकी के साथ काम किया। यहाँ पे इन्होंने एक माध्यम बनाया कर वसूलने का जनता से, वो बनाया जमींदारों को। इस प्रकार जमींदार थे वो वफादार हो गए अंग्रेजों के। साथ में जब वो लगान वसूल करते थे, चाहे उनको किसी भी तरीके से वसूल करना पड़े, क्योंकि अगर वो वसूल नहीं करेंगे तो सूर्यास्त के नियम के तहत अगर वो सही समय पर कर वसूल करके अंग्रेजों तक नहीं पहुँचाते हैं तो उनको अपनी ज़मीन से मालिकाना हक भी खोना पड़ेगा। इसके लिए जो जमींदार थे वो एन कैन प्रकारेण उन किसानों से कर वसूलते थे, जिसके लिए जो हितैषी थे वो अंग्रेज बने रहे किसानों के, लेकिन जो प्रताड़ित करने वाला जो समूह था वो एक जमींदार वर्ग उभर के आया। इस प्रकार अंग्रेजों ने बहुत ही चालाकी के साथ भारत में कर की उगाही, राजस्व की उगाही का प्रारंभ किया, जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आर्थिक नीतियाँ थीं उसको स्थिरता प्रदान करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। साथ में हमने देखा कि मैसूर की चुनौती इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उभर के आ रही थी, यानी कि मैसूर जिसको हम कर्नाटक कहते हैं। यहाँ पे हैदर अली, उसके बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को काफ़ी बड़ी मात्रा में या फिर कह सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से उनको टक्कर दी। उस चुनौती को समाप्त करने में जो आपका कॉर्नवालिस था उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी।
अब यहाँ पे हम देखते हैं जो 1793 का जो चार्टर अधिनियम आता है उसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। चार्टर अधिनियम आता है, हमने आपको बताया था कि अभी हम 1773 से लेकर के 1853 तक के जो अधिनियम पढ़ रहे हैं वो कंपनी के अधीन आए हुए अधिनियमों को देख रहे हैं। इन अधिनियमों में जो गैप है वो लगभग 20 वर्ष का है, अपवाद स्वरूप 2-3 एक्टों को छोड़ करके। इसी क्रम में जब हम 1793 का अधिनियम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण काम किया जाता है कि 1784 में जो कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिए जाते हैं उसको पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। यानी कि 1793 से पुनः 20 वर्ष यानी कि 1813 तक के लिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को इस अधिनियम के माध्यम से बढ़ा दिया गया। दूसरी हम सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा जो भी राजस्व इकट्ठा किया जा रहा था, यानी कि हमने देखा कि स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से भारत में जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिरता प्रदान की। उसके लिए उन्होंने जब भारत में काफ़ी मात्रा में जब धन इकट्ठा हुआ तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उनके जो कर्मचारी थे, उनके जो सदस्य थे, उनका वेतन भारत के ही राजस्व से देना प्रदान किया। यानी कि अगर हम इसको एक पॉइंट से, एक बिंदु से समझे तो यहाँ पे जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके माध्यम से भारत में धन निर्गमन का सिद्धांत बताया। अब ये धन निर्गमन का सिद्धांत क्या है इसको समझिए कि जब अंग्रेज भारत से धन की उगाही कर रहे थे, यानी कि भारत से राजस्व वसूलना, भारत में ही जो कर्मचारी थे उनका वेतन जो कंपनी थी वो भारत के राजस्व से लेना, और ये जो धन था वो आपके ब्रिटेन में जा रहा था। यानी कि उगाही जो धन की करना है वो भारत से कर रही थी, लेकिन जो धन था वो आपका ब्रिटेन में जा रहा था। उससे जो लाभ प्राप्त हो रहा था वो ब्रिटेन के नागरिकों को, ब्रिटेन की सरकार को, ब्रिटिश के क्राउन को प्राप्त हो रहा था। जो भारत से धन प्राप्त हो रहा था उससे भारतवासियों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने धन निर्गमन का सिद्धांत कहा, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया भी है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो भारत में कंपनी थी उसके द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनके सदस्यों का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से प्रदान करना प्रारंभ किया, जो कि नियुक्त किसके द्वारा किया गया था? क्राउन के द्वारा किया गया था। अब हम एक प्रमुख चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको सेना का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया गया। जी हाँ, उसी क्रम में जैसे वर्तमान में हम राष्ट्रपति को सेना का सर्वोच्च अधिकारी कहते हैं, उसी तरह उस दौरान सेना का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसको यहाँ पे सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया। ये एक प्रमुख चीज़ें हैं जो 1793 के अधिनियम में हमें देखने को मिलती है। इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, जो भारत में ब्रिटिश सरकार थी या फिर कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपने प्रशासन कर रही थी, जहां पहले वो लिखित रूप में अपने नियम कानून विधियों को नहीं बनाती थी। इस अधिनियम के माध्यम से उन्होंने लिखित रूप से विधियां बनाना भी प्रारंभ कर दिया था, और उन विधियों के माध्यम से ही भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना प्रारंभ किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि सन 1793 के बाद 1813 का चार्टर अधिनियम, जिसको हम राजपत्र भी कहते हैं, यह आता है। इस दौरान भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में यानी कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली एक बहुत ही आक्रामक व्यक्ति था। उसकी जो सबसे प्रमुख नीति थी वो हम उसकी विलय की नीति को कहते हैं, यानी कि सहायक संधि को कहते हैं। उसने इस विलय की नीति के माध्यम से उसने कई सारे राज्यों को अपने अधीन मिलाया, यानी कि उन राज्यों को अपने अधीन मिलाया, चाहे वो दंड के माध्यम से हो या फिर मित्र के माध्यम से, यानी कि चाहे वो युद्ध के माध्यम से हो चाहे वो मित्रता करके, और उन जगहों पे उसने अपनी सेना की स्थापना की, सेना को स्थापित किया। इस तरह उसने इस नीति के माध्यम से भारत के कई क्षेत्रों को अपने अधीन यानी कि ब्रिटेन के अधीन मिलाया। ये उसकी सबसे प्रमुख नीति थी, जिसके चलते उसको एक आक्रामक गवर्नर जनरल माना जाता है। जब 1813 में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली था, उस दौरान जब भारत में राजपत्र यानी कि चार्टर अधिनियम आता है, उसके कुछ बहुत प्रमुख प्रावधान थे। यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार भारत में जो राजस्व की उगाही थी, धन की उगाही थी, वो अंग्रेजों ने प्रारंभ की स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजों ने एक अपनी नीति देखी, यहाँ पे एक घोषित उद्देश्य रखा। वो जान रहे थे कि यदि भारत में जितने भी विभाग बने हुए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, अगर वहाँ पे जो भी कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है, अगर वो उन कर्मचारियों की नियुक्ति ब्रिटेन से करते हैं तो उनको ज़्यादा धन भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा उन कर्मचारियों को। लेकिन अगर वो उन्हीं कर्मचारियों को भारत की जनता से ही नियुक्त करते हैं तो उनको कम पैसे में एक अच्छी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरत थी कि भारत में लोगों को शिक्षित किया जाए, क्योंकि भारत में शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न था। ऐसे में उन्होंने भारत में शिक्षा को मजबूत करने के लिए, शिक्षा में सुदृढ़ता लाने के लिए भारत में 1 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से
1 लाख रुपए का प्रावधान करने की घोषणा की गई। ये अंग्रेजों का एक घोषित उद्देश्य था कि भारत में हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन अघोषित उद्देश्य क्या था कि भारत में जितने भी विभाग हैं यहाँ पे भारत के लोगों को ही हायर किया जाए, भारत के लोगों की ही नियुक्ति की जाए, ताकि जो पैसा है वो उनको ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा मात्रा में खर्च ना करना पड़े और लाभ जितना भी है वो अपने पास संकुचित रखे। ये अंग्रेजों की एक अघोषित नीति थी। यहाँ पे हमने देखा कि जो कंपनी थी उसका व्यापारिक एकाधिकार जब 1784 के अधिनियम में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, लेकिन कंट्रोल धीरे धीरे जो ब्रिटेन क्राउन थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो अपना स्थापित कर रही थी। इसी क्रम में देखा गया कि सन 1813 के अधिनियम में कंपनी के जो एकाधिकार था वो चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया गया। यानी कि यह ऐसा दौर था जिस दौर में जो ब्रिटिश क्राउन थी वो धीरे धीरे जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको भी समाप्त करने की ओर आगे बढ़ चुकी थी। इसी के क्रम में उसने चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़ करके भारत में जो भी व्यापारिक एकाधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको समाप्त किया। अब यहाँ पे एक सबसे प्रमुख चीज़ है कि अंग्रेज भी जानते थे कि अगर वो भारत में स्थिर रहना चाहते हैं, लंबे समय तक अपनी साम्राज्यवाद की नीति को आगे फलने फूलने देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए भी बाध्य करना पड़ेगा। उनको धर्म में परिवर्तन भी लाना अनिवार्यता समझ में आने लगी थी। इसी क्रम में यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण 1813 के अधिनियम में काम किया गया और वह था मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार करने की अनुमति प्रदान करना। यहाँ पे 1 लाख रुपए का जो शिक्षा का प्रावधान किया गया था, शिक्षा के लिए जो 1 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए गए थे, यहाँ पे धीरे धीरे भारत में पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा का भारत में आगमन होना प्रारंभ हो चुका था। इसी क्रम में अंग्रेजों ने समझा कि यदि भारत में लोगों को उन पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ अगर वहाँ की सभ्यता को भी समझाया जाए, वहाँ के जो धर्म है उसके बारे में भी बताया जाए, यानी कि मिशनरियों के माध्यम से भारत में ईसाई धर्म को भी स्थापित किया जाए, तो ऐसे में भारत की जो जनता है वो ईसाई धर्म भी अपना सकती है और लंबे समय तक वे अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में काम भी कर सकती हैं। तो इस क्रम में यहाँ पे अघोषित उद्देश्य के माध्यम से पुनः मिशनरियों की स्थापना प्रारंभ की गई ताकि वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। और यहाँ पे एक बार पुनः भारत में देखा गया कि जो व्यापारिक एकाधिकार है वो कंपनी के 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिए गए। यानी कि धीरे धीरे एक एक करके क्राउन भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर अपना शासन तो स्थापित कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जो भारत की जनता है उसको भी उसी दिशा में लाने का प्रयास कर रही है, जिससे वो भारत में लोग ईसाई धर्म को भी अपना सके और उनके अनुरूप काम कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि 1833 का अधिनियम आता है। 1833 के अधिनियम में लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत में गवर्नर जनरल बन के आता है और ये ऐसा दौर था या ऐसा समय था जहाँ पे अब बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो अब भारत का गवर्नर जनरल बनता है। और यह भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है? तो ये होते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगर हम इस दौर में देखें तो यहाँ पे ब्रिटिश जो क्राउन थी उसने अब पूरी तरीके से जो कंपनी थी उसकी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार जो कंपनी थी उसका काम केवल प्रशासनिक काम करना था, व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे एक चौथे सदस्य के रूप में एक विधि की सदस्य की नियुक्ति की गई। अब ये विधि सदस्य कौन थे? तो ये थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा को स्थापित करने के लिए, शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और इसी क्रम में 1833 में देखा जाता है कि भारत में वह जो 1784 में गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या को पुनः 3 कर दिया गया था, यहाँ पे फिर से एक बार बढ़ा दिया गया और वह चौथा सदस्य एक विधि के मामले में 10 सदस्य को जोड़ा गया और वह थे लॉर्ड मैकाले। इस अधिनियम के माध्यम से यहाँ पे जो भारत के गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेटिंग को बनाया गया। यानी कि यह अधिनियम भी उसी प्रकार धीरे धीरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए और जो भारत की सत्ता है, भारत की जो कंपनी की नीति है, जो कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं उसको समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन ने अपने अधीन करना प्रारंभ रखा। तो यह हमने आज 1793, 1813 एवं 1833 के अधिनियमों की कुछ प्रमुख विशेषताओं को इतिहास के क्रम में समझते हुए देखी। नेक्स्ट क्लास में हम 1853 एवं क्राउन के अधीन आए हुए अधिनियमों के बारे में चर्चा करेंगे। इस अधिनियम से संबंधित जितने भी पढ़ाए हैं उनमें से कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट सेशन में पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं। जय हिंद।